हेलो एवरीवन, इट्स देवेश एंड वेलकम बैक टू अवर चैनल एक्सप्लेन। सो भाई आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं एक नया चैप्टर प्रिंसिपल ऑफ मार्केटिंग का। तो जितने भी सेमेस्टर थर्ड के या सेमेस्टर 5 के बच्चे हैं, एसएल ड्यू एनसी वेब रेगुलर के जो भी बच्चे हैं जिनके पास सेमेस्टर थर्ड और फिफ्थ में प्रिंसिपल ऑफ मार्केटिंग की बुक है, तो ये सीरीज आप लोगों के लिए बहुत ज्यादा बेनिफिशियल होने वाली है। और आज हम करवाएंगे इसका चैप्टर नंबर 11। चैप्टर नंबर 11 का नाम है फिजिकल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ गुड्स। तो देखो, फिजिकल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ गुड्स जो हमारा चैप्टर नंबर 11 है, आज हम स्टार्ट करेंगे यूनिट नंबर 4 का। ये हमारा एक तरह से लास्ट चैप्टर है, यूनिट 4 का हमारा लास्ट चैप्टर है। फिर हमारी यूनिट 5 जो है यहाँ से स्टार्ट हो जाएगी और आज हम करेंगे यूनिट 4 का चैप्टर 11 हमारा जो है बेसिकली, ठीक है। और अगर किसी को भी चैप्टर्स के साथ साथ नोट्स भी बाय करने हैं, लेक्चर्स आपको अच्छे लग रहे हैं तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कर ही देना। और अगर किसी को भी नोट्स वगैरह भी परचेज करने हैं तो नोट्स के लिए कॉन्टेक्ट नंबर आपको ये दे रखा है, आप इस नंबर पे मैसेज करो व्हाट्सएप पे या कॉल करो। कॉल या मैसेज करके आप नॉर्मली नोट्स को बाय कर सकते हो, नोट्स को खरीद भी सकते हो। नोट्स रेडी हो चुके हैं सारे के सारे, शॉर्ट में पॉइंट कवर्ड अप आपको मिल जाएंगे और एग्जाम के लिए बहुत ज्यादा बेनिफिशियल होने वाले हैं। तो नोट्स लेने के लिए भाई व्हाट्सएप पे मैसेज करो, कॉन्टेक्ट करो, ठीक है। और हम करेंगे इसका चैप्टर नंबर 11 स्टार्ट। तो पहले हम पढ़ेंगे फिजिकल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ गुड्स क्या होता है। देखो, फिजिकल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ गुड्स का मतलब होता है जहां पर जो वेंडर है, जो दुकानदार है, जब अपना सामान कस्टमर तक पहुंचाना चाहता है तो वहां पे वो किस किस तरह से लोगों तक सामान पहुंचाता है। हो सकता है वो बाय रोड किसी ट्रांसपोर्ट से आपका माल पहुंचाता हो सकता है वो एरोप्लेन के जरिए शिपमेंट कराता हो सकता है वो समुद्र के जरिए आपका सामान भेजता हो। तो ये होते हैं फिजिकल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ गुड्स, ठीक है। मीन्स ये क्या होता है कि आप लोगों के वो सारे मोड्स होते हैं, वो तरीके होते हैं जिन तरीकों की हेल्प लेकर एक वेंडर अपने कस्टमर तक सामान पहुंचाता है। तो हम फिजिकल डिस्ट्रीब्यूशन पढ़ेंगे। फिजिकल मतलब कि आपके साक्षात रूप में, मतलब कि आप साक्षात वो आपको सामान देने आएंगे। तो हम इस तरह के मोड्स पढ़ने वाले हैं, ठीक है भाई। तो अब हम फिजिकल डिस्ट्रीब्यूशन के पहले डेफिनेशन रीड कर लेते हैं। डेफिनेशन में लिखा है, इट इज नोन एज लॉजिस्टिक और सप्लाई चेन मैनेजमेंट। ये क्या है? एक लॉजिस्टिक सप्लाई चेन मैनेजमेंट होता है भाई। सप्लाई चेन मतलब कि आपका जो माल है पहले पैक होता है, पैक होने के बाद वो पैकेजिंग वगैरह ब्रांडिंग लेबलिंग कर देते हैं, उसके बाद जाता है ट्रांसपोर्टर के पास, जो भी उसको लेकर एक कंज्यूमर तक पहुंचेगा वो ट्रांसपोर्टर, ठीक है। तो अब यहाँ पर जब वो माल पैक होने के बाद कस्टमर तक आता है उसको बोलते हैं सप्लाई चेन मैनेजमेंट। ये पूरी एक सप्लाई चेन होती है जो वेंडर से स्टार्ट होती है और लास्ट में हमारे कंज्यूमर तक जाती है, कैसे कैसे वो माल पैक करके लेके आता है। तो बीच में जो हमारे ट्रांसपोर्टर है, पैकेजिंग लेबलिंग है, ठीक है, जो भी हमारे बीच के बंदे हैं इनको सप्लाई चेन के पार्ट कहा जाएगा, ठीक है। आगे लिखा है एक्टिविटीज इन्वॉल्व्ड इन इफिशिएंटली। देखो यहाँ पे एफिशिएंटली एंड इफेक्टिवली दोनों का मतलब अलग अलग है। देखो, एफिशिएंटली मतलब होता है एक सही टाइम पे पहुंचा देना किसी चीज को। जैसे कि मान लो डिलीवरी वाले क्या करते हैं, अगर उन्होंने बोला है कि अमेज़न से या कोई भी माल फ्लिपकार्ट से ऑर्डर करने पे आपका 3 या 7 दिन में माल आ जाएगा, तो 7 दिन के अंदर वो आ ही जाना चाहिए, कम दिन हो जाए ज्यादा ना हो, तो उसको एफिशिएंटली बोलते हैं, ठीक है। मतलब कि आपका माल अच्छे तरीके से सही ढंग से आपके वहां तक पहुंच गया, वो भी बिना टूट फूट के और सही टाइमिंग पे, ठीक। टाइमिंग बहुत जरूरी है। नेक्स्ट आता है इफेक्टिवली। इफेक्टिवली मतलब होता है कि आपका जो माल है वो सही ढंग से प्रिपेयर हो, टूटा फूटा तो ना, तो ठीक है। ऊपर से जो आपका माल आया उसको लाने में जो खर्चा वर्चा लगा है, ठीक है, वो सारा मिला के इफेक्टिवली रूप से आपके पास तक पहुंचने तक का जो प्रोसेस है वो सही ढंग से हो जाए, ठीक है। आगे लिखा है मूविंग प्रोडक्ट फ्रॉम मैन्युफैक्चर और सप्लायर। कहां से कहां तक? कह रहा है कि मैन्युफैक्चरर और सप्लायर के पास से लेकर कंज्यूमर तक, टू कंज्यूमर तक, पूरा का पूरा जब माल कंज्यूमर के हाथ में नहीं पहुंच जाता, बनाने वाले से लेकर कंज्यूमर तक के हाथ में जब तक माल नहीं पहुंच जाता, वो ट्रांसपोर्टेशन चेन चलती रहती है, वो चलती रहती है। और धीरे धीरे एक स्टेज वो आगे बढ़ता रहता है कि अभी आपका माल जो है लोड हो चुका है, अभी वो शिपमेंट हो चुका है, अभी आपके एरिया में अराइव कर रहा है, अभी वो आपके पास तक पहुंच गया। तो ये जो स्टेजेस हैं इनको बोला जाता है फिजिकल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ गुड्स की सप्लाई चेन। एक चेन होती है, ठीक है। अब आगे इसके अंदर लिखा है इंक्लूडिंग ट्रांसपोर्टेशन, कि इसके अंदर इंक्लूड है ट्रांसपोर्टेशन, मतलब ले जाने का, आने का जो होता है ट्रांसपोर्ट वो। स्टोरेज मतलब कि वेयर हाउसिंग वगैरह, यहाँ पे लिखा है वेयर हाउसिंग। और आपकी इन्वेंट्रीज, आपकी इन्वेंट्री मैनेजमेंट, वो सारा इसके अंदर इंक्लूड होता है भाई। क्लियर है?
तो हमने पढ़ा भी मीनिंग कि फिजिकल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ गुड्स क्या होता है। आपकी एक सप्लाई चेन बनाई जाती है वेंडर द्वारा। वो सप्लाई चेन क्या काम करती है, बेसिकली वो ये काम करती है कि जो भी प्रोडक्ट है उसको अपर लेवल से लेके लास्ट कस्टमर तक सही ढंग से पहुंचाना, एक इफेक्टिवली टाइम पे और साथ ही साथ एक एफिशिएंसी के साथ, ठीक है। तो वो कहलाती है एक सप्लाई चेन। अब हम पढ़ेंगे उसके ऑब्जेक्टिव्स कि ऑब्जेक्टिव्स क्या क्या होते हैं फिजिकल डिस्ट्रीब्यूशन के। तो मैं पीडी लिख रहा हूं, फिजिकल डिस्ट्रीब्यूशन के ऑब्जेक्टिव्स हम पढ़ेंगे। पहला आता है कि इसमें कॉस्ट रिडक्शन होती है, कॉस्ट रिडक्शन, ठीक है। फिजिकल डिस्ट्रीब्यूशन में कॉस्ट रिड्यूशन होती है, मतलब कि कॉस्ट कम आती है। वो कैसे कॉस्ट कम आती है, इसका उद्देश्य होता है मेनली कॉस्ट कम करने का एक तरह। कैसे, अगर देखो वेंडर यहाँ पर अगर कोई माल बना रहा है, वेंडर डायरेक्ट आपके पास तक एक माल लेके आएगा, तो वेंडर बीच में इन तीनों का काम खत्म कर रहा है, ठीक है। तीनों का काम खत्म हो गया, काम तो खत्म हो गया, साथ ही साथ वेंडर का अगर मान लो प्रोडक्शन हाउस है जो वो मैन्युफैक्चरर कर रहा है, बना रहा है चीजें। अब वो मान लो कुछ बना रहा था, टॉय बना रहा है, शैम्पू बना रहा है, साबुन बना रहा है, अब वो छोड़कर आपके पास आ रहा है आपका सामान डिलीवरी करने। अब वो डिलीवरी भी वही कर रहा है, मैन्युफैक्चरर भी वही कर रहा है, तो एक टाइम पे एक बंदा दो जगह तो नहीं होगा। अगर वो यहाँ आ रहा है तो यहाँ वाला काम में लॉस होगा, देरी लगे, टाइम लगेगा। तो हमने पहले ही क्या पढ़ा था कि इफेक्टिवली टाइम मैनेजमेंट बहुत होना चाहिए, ठीक है भाई। और जब ये यहाँ पे आएगा तो ऊपर कोई संभालेगा नहीं, तो टाइम लगेगा उस चीज को बनाने में। तो इसीलिए कॉस्ट रिडक्शन के चक्कर में इसने 3 बंदों को हायर किया होता है। ये 3 बंदे वो माल लाने का काम करते हैं, जिससे ना इसका काम रुकता है ना इसका रुकता है। और दोनों में जब इंक्रीज रेट बढ़ेगा ना, जब जितना जल्दी कस्टमर को माल पहुंचेगा, मान लो आपने ऑर्डर किया 2 मिनट में अमेजोन वाले आपका माल दे गए, आप बोलोगे यार बड़ी फास्ट सर्विस है, आप और ज्यादा ऑर्डर करोगे। मगर उसी जगह अगर आपको लेट लगेगा, 1 दिन का बोल के 4 दिन लगा रहा है, तो आप नहीं खरीदोगे। तो कॉस्ट भी ज्यादा आएगी, बंदे कम रखने की वजह से ये सोचो कि कॉस्ट कम आए, नहीं भाई, कॉस्ट उतनी ही पड़ जाएगी, ज्यादा ही नुकसान हो जाएगा, ठीक है। कॉस्ट रिडक्शन करना है भाई, कम करनी है उद्देश्य। अगला होता है इफिशिएंसी, टाइम मैनेज आपको करके चलना है। आपने जितना टाइम दिया है कंज्यूमर तक वो प्रोडक्ट उस टाइम लिमिट पे पहुंच जाए। उससे ज्यादा टाइम लगेगा तो कस्टमर को पेशेंस जाएगा, साथ ही साथ उसका मूड ऑफ हो जाएगा। अगर वो अगली बार कुछ खरीदने की सोचा, उसने दिमाग में आइडिया आया, तो आपकी शॉप से तो वो नहीं लेगा, ठीक है। एफिशिएंसी पहला उद्देश्य। सॉरी, दूसरा, थर्ड आता है कस्टमर सेटिस्फेक्शन होना चाहिए। कस्टमर सेटिस्फाई कब होगा, मान लो मैंने कोई चीज ऑर्डर करी, मैं सेटिस्फाई कब होऊंगा, जब वो चीज मेरे को मिल जाएगी। पहला पॉइंट। मिलने के बाद भी सेटिस्फाई कभी कभी नहीं होता, क्योंकि प्रोडक्ट ही बेटर ना हो, क्या पता हो सकता है। तो मिलना एक चीज नहीं है, प्रोडक्ट सेटिस्फेक्शन भी देखना है कि प्रोडक्ट जो मंगाया है उसकी क्वालिटी कैसे है। आपने एक पिज्जा ऑर्डर किया, पिज्जा वाला 1 घंटा ला रहा है, लाने में 1 घंटा लगाता है। अब आप कस्टमर वहां पे सेटिस्फाई नहीं होगा, उसको गुस्सा आ जाएगा, ठीक है, कि कितना टाइम क्यों लगा रहा है। अब मान लो वो कंज्यूमर ने पिज्जा ऑर्डर किया और पिज्जा 1 मिनट में उसके घर पहुंच गया, कस्टमर सेटिस्फाई हो गया। मगर जब वो पिज्जा खोल के देखता है तो पिज्जा के अंदर क्या है, उसके स्लाइसेस जो है वो मिक्स हो चुके हैं अच्छे से, पिज्जा ना हलवा बन चुका है, तो इतनी गंदी तरीके से वो लाया है। तो यहाँ पर कस्टमर तब भी सेटिस्फाई नहीं होगा भाई। इफेक्टिवली लाना, सही ढंग से लाना, ना टूटे फूटे, और टाइम भी अच्छे से मैनेज करना। तो दोनों चीजें मैनेज करनी है आपको। नेक्स्ट आता है इन्वेंट्री मैनेजमेंट। इन्वेंट्री कैसे मैनेज करनी है वो आपको देखना है। अगर आप मान लो कोई भी फिजिकल डिस्ट्रीब्यूशन कर रहे हो, अमेजोन से, फ्लिपकार्ट से कोई सामान मंगाते हो, तो सामान जब आता है ना, तो वो हमेशा एक पैकेज में आता है, एक बड़ा सा एक लग्जरी पैकेज होता है। पैकेज में आपका एक आईफोन रखा होगा, तो आईफोन के साथ साथ किसी का टैबलेट हो सकता है, किसी की वॉच हो सकती है, किसी के शूज हो सकते हैं, किसी की जैकेट हो सकती है, हर एक चीज उसमें होती है। एक बड़ा सा पैकेज होता है, बॉक्स होता है। तो वो मैनेज करके रखता है कि कैसे कैसे सामान रखा जाए इस मेरे थैले में, इतना सामान आ जाए कि मैं लोगों के पास तक पहुंचा पाऊं। तो भाई हर चीज को वो मैनेज करके चलता है, जिसको बोलते हैं इन्वेंट्री मैनेजमेंट, ठीक है, इन्वेंट्री मैनेजमेंट, ठीक है। नेक्स्ट आएगा रिस्क मिटिगेशन, रिस्क मिटिगेशंस। आप जो भी माल मंगा रहे हो उसका साथ ही साथ रिस्क भी एक कम होना चाहिए। जब आप माल मंगा रहे हो, परचेज कर रहे हो, तो ये नहीं कि आप जो भी माल दे रहे हो वो तोड़ फोड़ के लाओ। जो कस्टमर डिलीवरी वाले होते हैं वो माल तोड़ फोड़ के ला रहे हैं, खराब करके ला रहे हैं, तो वहां पर रिस्क जो है वो बहुत ज्यादा इंक्रीज हो जाता है। कोई भी सामान ला रहे हो, कस्टमर एक्सेप्ट तभी करेगा जब वो ठीक होगा। अगर उसमें कोई खराबी है, कोई आपने फोन मंगाया, आपने फोन चेक किया तो फोन की जगह साबुन है, रिस्क होता है ये भी। फोन अगर लाए और फोन टूट गया, कहीं वो गिर गया था जिसकी वजह से थैला गिर गया था और आपका फोन चटक गया, अब वो आपकी डिलीवरी, तो अब आप उसको एक्सेप्ट कर लोगे। ये डिलीवरी आपकी खुली हुई है, कभी भी खुली डिलीवरी एक्सेप्ट नहीं करते एक तो यहाँ पे रिस्क एन नंबर ऑफ रिस्क होते हैं। मिटिगेशन बहुत सारे होते हैं,
उसको मैनेज करना है, वो आपको देखना होता है, ठीक है। नेक्स्ट आता है रोल ऑफ फिजिकल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ गुड्स, कि जो फिजिकल डिस्ट्रीब्यूशन आप कर रहे हो, आप एक जगह से दूसरी जगह माल भेज रहे हो, तो उसमें आपके फिजिकल डिस्ट्रीब्यूशन में क्या क्या रोल है। पहला आएगा जैसे कि फैसिलिटेटिंग, यहाँ पे लिखा है फैसिलिटेटिंग मूवमेंट। आपका जो फैसिलिटेटिंग मूवमेंट है, एक जगह से आप दूसरी जगह जा रहे हो, तो वो पहली जगह जो होगी, जो दूसरी जगह होगी, उन दोनों जगह में इतना अंतर ना हो कि कस्टमर को ले जाने में टाइम लग जाए, ठीक है, मतलब कस्टमर तक पहुंचने में वहां टाइम लग जाए, और इतना टाइम लग जाए कि कस्टमर इंतजार करता करता परेशान हो जाए। तो यहाँ पे इसलिए क्या करा जाता है, फैसिलिटेटिंग मूवमेंट के लिए आपको ना ये जो एरिया है, इसमें से हर एक डिलीवरी बॉय को कुछ एरिया बांटे होते हैं कि भाई मैंने इसमें से 4 या 6 एरिया बता दिए। अब ये जो कॉलोनी है, ये जो गलियां हैं, इन सारी गलियों में ए नंबर वाला डिलीवरी बॉय जाएगा, बी नंबर वाला सिर्फ इन गलियों में जाएगा। अगर मान लो ए सारे में जाने लगा, सारी गलियों में ए को भेजोगे, तो भाई ए क्या करेगा, कभी इसका माल इसको दे आएगा, इसका माल इसको दे आएगा, यही करेगा ना, तो फैसिलिटेटिंग मूवमेंट नहीं होगा वहां, ठीक है। नेक्स्ट आता है इन्वेंट्री मैनेजमेंट। आपको इन्वेंट्री मैनेज, ये जो वर्ड है इन्वेंट्री मैनेजमेंट, ये बार बार आएगा, बार बार। देखो फर्स्ट टाइम यहाँ पे आया, सेकंड टाइम यहाँ पे आया, आगे भी आएगा, मैं आपको याद दिलाता रहूंगा, इसलिए मैं बता चुका हूँ ऑलरेडी। नीचे आएगा कस्टमर सर्विसेज। कस्टमर सर्विसेज मतलब कस्टमर को जो भी आप सर्विस दे रहे हो, आप गुड्स डिस्ट्रीब्यूशन कर रहे हो, तो सर्विस सेटिस्फाई हो, ऐसी सर्विस हो जब कस्टमर उसके पैसे पे कर रहा है। आपको मोबाइल के पैसे दिए, फ्री में तो नहीं ले रहा, तो जब पैसे दे रहा है तो उसको हर चीज एक परफेक्शनिस्ट चाहिए, हर चीज एक ऐसी चाहिए जिससे कस्टमर सेटिस्फाइड हो जाए। अगर मैं दिल्ली में सरोजनी नगर या चावड़ी बाजार या जो भी मैं मार्केट में जाऊं शर्ट बाय करने, शर्ट सेटिस्फाई नहीं होगी तो मैं नहीं लूंगा, उसको बाय नहीं करूंगा। तो कस्टमर का सेटिस्फेक्शन जो होना चाहिए वो अच्छा होना चाहिए। नेक्स्ट आता है कॉस्ट कंट्रोल। जो भी कॉस्ट है वो कंट्रोलेबल होनी चाहिए। ये नहीं है कि आपके जो वर्कर हैं पहले तो वो डिलीवरी बॉय के टाइम पे पैसा चार्ज करेंगे, डिलीवरी करते टाइम पे। अमेजोन पे जब क्या बोलते हैं, अमेजोन पे जब प्रोडक्ट बुक किया हो तो उसमें भी बंदे ने 100 रुपए डिलीवरी चार्ज भर दिया हो, लेके आने के बाद प्लस डिलीवरी और 100 रुपए मांग रहे हैं, तभी आपको प्रोडक्ट देंगे, साइन करवाएंगे। तो ये सब नहीं होना चाहिए, ठीक है। ये कॉस्ट कंट्रोल वगैरह होनी चाहिए, बट ऐसा नहीं होना चाहिए कस्टमर की जेब से पैसा जा रहा है। और दूसरी चीज, आप कॉस्ट कंट्रोल करके लोगे। जब भी आप कोई भी फिजिकल डिस्ट्रीब्यूशन कर रहे हो, कोशिश करोगे कि माल जब पहुंचेगा तो कम से कम प्राइस रेट में कस्टमर को दिया जाए, कस्टमर से जितने कम पैसे हो सके उतने चार्ज करने की कोशिश हो, और हमारा भी उसमें फायदा ही हो, कॉस्ट कंट्रोल हो, ज्यादा कॉस्ट ना पड़े, ठीक है, किसी को भी। मार्केट एक्सेस। मार्केट एक्सेस क्या होता है, आपके पास मार्केट का एक एक्सेस होता है, आपके पास पूरी जनता है, आप हर किसी को माल बेच सकते हो, आपके पास पूरा मार्केट का एक्सेस है। बस आपको अपने प्रोडक्ट इतने बनाने हैं, इतने प्रोडक्ट बनाने हैं कि आपका हर एक प्रोडक्ट आपके कस्टमर तक इजीली पहुंच जाए भाई, ठीक है। इसको बोलते हैं मार्केट एक्सेस। मार्केट एक्सेस में ये नहीं कि आपने जो प्रोडक्ट बनाए हैं वो आपके कस्टमर तक वो जा ही नहीं पा रहे, वो पहुंच ही नहीं पा रहे हैं, आपके पास शॉर्टेज पड़ गई है, तो ऐसा नहीं होना चाहिए, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट आता है रिस्क मैनेजमेंट। देखो ये वर्ड भी पहली बार यहाँ आया था रिस्क मैनेजमेंट, दूसरी बार आएगा रिस्क मैनेजमेंट, आगे भी आएगा। पहला वर्ड इन्वेंट्री मैनेजमेंट, फिर आएगा रिस्क मैनेजमेंट। आप जब भी कोई माल बनाओ तो रिस्क होता है, ले जाने का रिस्क, टूट फूट का रिस्क, बहुत सारे रिस्क होते हैं ट्रांसपोर्टेशन में बेसिकली। तो आपको रिस्क मैनेज करके चलना है कि आपको ऐसा सामान रखना है, बैग्स वगैरह पैकिंग करते टाइम ध्यान रखना है कि किसी का भी माल खराब ना हो, रिस्क ना हो, आगे जाके कस्टमर अगर नहीं लेता तो उसके पैसे अपनी जेब से तो ना ही भरने पड़े आपको, ठीक है। ऐसा सपोज करना है, सपोज क्या, यही फॉर आपको अपने दिमाग में यही परसेप्शन बना के चलना है। हाँ जी, तो अब हम पढ़ने वाले हैं, हमने पढ़ लिया अभी तक ऑब्जेक्टिव क्या होते हैं, ट्रांसपोर्टेशन। अब हम पढ़ेंगे ट्रांसपोर्टेशन क्या है। ट्रांसपोर्टेशन मतलब होता है कि वो व्हीकल, वो गाड़ी, या ट्रांसपोर्टेशन मतलब वो ट्रक्स बड़े बड़े जो एक जगह से दूसरी जगह तक मूविंग करते हैं, मूविंग करके शिपमेंट करते हैं अपने गुड्स की या सर्विसेज की, वो ट्रांसपोर्टेशन कहलाता है। कह रहा है इट रिफर्स टू द प्रोसेस ऑफ मूविंग, ये एक प्रोसेस है मूविंग करने का, मूविंग गुड्स और पीपल। देखो यहाँ पे इन्होंने क्या बोला है, मूविंग गुड्स एंड पीपल। भाई इंसानों को भी ट्रांसपोर्टेशन की जरूरत पड़ती है। जैसे एरोप्लेन किसके लिए बनाया है, एरोप्लेन में सामान के साथ साथ इंसान भी जाते हैं, है ना। साथ साथ का क्या नहीं मतलब है, साथ साथ नहीं जा रहे भाई, अलग अलग मगर जाते हैं ना,
तो इसलिए मैंने कहा कि इंसान भी जाते हैं। इसी तरह से जो लोग हैं वो बसों में जा रहे हैं, ट्रेन में जा रहे हैं, कार में जा रहे हैं, और ट्रांसपोर्टेशन करी तो नहीं है। एक जगह से दूसरी जगह पे छोड़ने वाली प्रोसेस को ट्रांसपोर्टेशन कहते हैं, चाहे इसमें गुड्स जाए चाहे इसमें लोग जाएं। आगे लिखा है फ्रॉम वन लोकेशन टू अनदर, एक जगह से दूसरी जगह, मामा से चाचा के घर, मामा से चाचा के घर जाते हो ना, चाचा के घर से हो सकता है अपने घर आ रहे हो, फिर मामा के घर अपने घर से राखी पे रक्षाबंधन करने। तो अलग अलग जगह जा रहे हो ट्रांसपोर्टेशन का यूज करके, पैदल तो नहीं जाओगे। मान लो अगर आप यहाँ पर रहते हो सोनीपत में, आपके मामा रहते हैं, वो रहते हैं बदरपुर बॉर्डर में, तो अब यहाँ से यहाँ तक तो जाओगे नहीं, पैदल पैदल भागते हुए चले जाओगे, 2 मिनट का रास्ता, यूं मैगी बनती है और चले गए आप। नहीं, आपको जरूरत पड़ेगी ट्रांसपोर्टेशन की, आपको जरूरत पड़ेगी एक जगह से दूसरी जगह जाने के लिए एक बड़े से व्हीकल की, है ना, उसको ट्रांसपोर्टेशन कहते हैं। अब मैंने लिखा है फंक्शन ऑफ ट्रांसपोर्टेशन। ट्रांसपोर्टेशन के फंक्शन क्या होता है? पहला होता है फिजिकल मूवमेंट, मतलब कि ट्रांसपोर्टेशन का पहला जो मोटिव है फिजिकल मूवमेंट होता है। उसमें आप बैठोगे, एक बड़ी सी कार आएगी, उस कार में या बस में आप बैठोगे, बैठ के आराम से सीट लोगे, टिकट लोगे, थोड़ी धक्का मुक्की होगी, बैठने के बाद अपने एक जगह से मामा के घर तक रक्षाबंधन में पहुंच जाओगे। तो ये क्या हुआ? एक फिजिकल मूवमेंट। आप जो है फिजिकल जा रहे हो, अपने शरीर को फिजिकली रूप से, और ट्रांसपोर्टेशन फिजिकली रूप से आ रहा है और आप उसमें बैठ रहे हो, जा रहे हो, वो फिजिकल एक मूवमेंट होता है, ठीक है। एक होता है एक्सेसिबिलिटी, आप एक जगह से दूसरी जगह बैठे बैठे भी जा सकते हो, सोच में भी जा सकते हो, ठीक है, एक्सेसिबिलिटी। नीचे आता है उसके बाद टाइम लेंस। टाइम लेंस मतलब होता है कि टाइमलीनेस, आपको जब भी कहीं जाना है तो आप एक टाइम पे निकलते हो। आप चाहते हो कि अगर मैं घर पहुंचूं तो 2 घंटे में पहुंचूं। अगर आपका मान लो इसी जगह पे कोई मामा चाचा के घर की जगह ऑफिस होता, आप एक जॉब कर रहे हो, जॉब वाले पर्सन हो, ठीक है, तो यहाँ पे टाइम बहुत मैनेज करता है। अगर मान लो आप ट्रेन में बैठ गए हो, ट्रेन 2 घंटा डिले हो गई, बस 2 घंटा लेट हो गई, या बस का टायर खराब हो गया, बस किसी वजह से रास्ते में जाते थे पलट गई, रुक गई, तो इसमें क्या होगा? टाइमलीनेस होगा, आपका बिल्कुल फिजूल टाइम खर्च होगा। तो वो टाइम मैनेज करने का होता है फंक्शन ट्रांसपोर्टेशन का पहला फंक्शन, ठीक है। नेक्स्ट आता है कॉस्ट एफिशिएंसी। आप पब्लिक व्हीकल्स का यूज क्यों करते हो? मुझे ये बताओ। सबसे पहले तो आप ये लिखो पब्लिक व्हीकल का यूज क्यों करते हो। सबसे पहली चीज है, एक तो इतनी ज्यादा पॉपुलेशन है, इतने ज्यादा ट्रांसपोर्ट है, इतनी ज्यादा गाड़ियां हैं पब्लिक में, रोडों पे चल रही है, सड़कों पे इतने ट्रक कार चल रहे हैं, हर एक बंदा एक एक जने के लिए कार लेके निकलेगा या बस लेके निकलेगा या बड़ी लग्जरी गाड़ी लेके निकलेगा, तो उसका डीजल का खर्चा, पेट्रोल खत्म हो जाएगा, ईंधन जो जा रहा है, ठीक है। साथ ही साथ पब्लिक में पोल्यूशन बढ़ेगा ना, ट्रैफिक बढ़ेगा, जाम होएगा जब इतने ज्यादा लोग जाएंगे। तभी इसी की वजह से कॉस्ट एफिशिएंसी को देखते हुए कि लोगों को अगर हम सस्ती प्राइस रेट पे एक जगह से दूसरी जगह छोड़ देंगे तो वो अपने व्हीकल्स का कम यूज करेंगे। मगर है कुछ ऐसे लुल्लू पुल्लू मूर्ख, हम में से भी होंगे कुछ ऐसे टिंडे, जो अपनी एक पर्सनल प्राइवेट कार लेके पापा मम्मी के साथ जाते हैं घूमने, जबकि एक सरकारी बस चल रहे होंगे, है ना। मान लिया तुम बहुत ज्यादा स्मार्ट हो, अपनी लग्जरी कार देखने जाते हो, मगर मैं मानता हूं कि आप एकदम फद्दू हो, आप एकदम टिंडे हो, जो एक कॉस्ट एफिशिएंसी को ना देखते हुए अपनी कॉस्ट बढ़ा रहे हो, बेफालतू में बढ़ा रहे हो। जब आपको पता है डीजल का रेट है 90 रुपए लीटर या 100 रुपए लीटर, 110 रुपए लीटर, ठीक है, जो भी रेट हो XYZ, हमारे पास तो भाई है नहीं, हम साइकिल से जाते हैं या फिर बस से जाते हैं, तो हम मान लेते हैं XYZ जो भी रेट है। अब आप अपने मामा की जाते हो तो मामा की जाते जाते ना आपका आधा पेट्रोल खत्म हो जाता है, मतलब कि एक बंदे में 60 रुपए खर्चा, या मान लो पूरा तेल खत्म हो जाता है, 1 लीटर 2 लीटर लग जाता है आपके मामा के पहुंचते पहुंचते, ठीक है। तो यहाँ पे 1 लीटर 2 लीटर के 150-200 रुपए आप दोगे, और वहीं पे जो आपको पब्लिक बस है, लेडीज तो फ्री है, दिल्ली में लेडीज फ्री है, बाकी जगह तो है, मगर बस की टिकट कितनी है? 25 रुपए और 20 रुपए बस। 20-25 रुपए में जब आप पहुंच जा रहे हो उससे ज्यादा दूरी पे, फिर आप 200 रुपए का खर्चा करते हो, तो आप कौन हो आप? हु आर यू? आप हो एकदम बैंगन इंसान हो एकदम, ठीक है, भरते हो बैंगन के। तो भाई इसीलिए कहा गया है कि कॉस्ट एफिशिएंसी करना जरूरी है। फंक्शन समझो, सरकार आपको इसीलिए कम रेट में पहुंचा रही है कि आप अपनी गाड़ी छोड़ के इसमें जाओ, बट नहीं, अपने आप को लग्जरी दिखाना है, लग्जरी तो हो नहीं। अब अगला है कस्टमर सर्विस। सरकार कस्टमर सर्विसेज दे रही है। क्या देती है? कस्टमर सर्विसेज। ट्रांसपोर्टेशन में भेजती है लोगों को, किस लिए भेजती है? ताकि उनका खर्चा कमाए, उसके देश प्रगति करे। मगर आप प्रगति की जगह दुर्गति करने में लगे हो, ठीक है, अपनी अपनी गाड़ियां लेके निकल पड़ते हो जगह जगह जाने में। अभी किसी को जाना है, बाइक सीखी नहीं, बाइक पे पैर मारे नहीं, और बाइक आगे इसको मान लो, अब उसको ना एक तलब लग जाएगी, ग्रीड हो जाएगी, लालच कि बाइक
चाहे एक बंदे के लिए जाना हो बाइक से जाएंगे, अपनी बाइक होगी पर्सनल, ठीक है। तो यहाँ पे जब बस जा रही है जिसमें आपको बस बैठ के सो के जाना है, कोई रिस्क नहीं लेना, सब ड्राइवर के ऊपर छोड़ दो और भगवान के ऊपर, मगर आपको फिर भी चलानी है, फिर भी टूट फूट के आना होता है, ठीक है। तो रिस्क भी तो बढ़ता है, तो कस्टमर सर्विसेज का यूज करवाते हैं सरकार, वो यूज करनी चाहिए। नेक्स्ट आता है मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्टेशन, कि अब ट्रांसपोर्टेशन के कौन से मीन्स है, कम्युनिकेशन मतलब ट्रांसपोर्ट कितने टाइप्स के हैं। पहला है रोड ट्रांसपोर्ट, ऐसे ट्रांसपोर्ट जो रोड पे सर्विसेज देते हैं, रोडों पे चलते हैं, जैसे साइकिल, बस, स्कूटर, कार, जीप और ट्रेन। अब मैं ट्रांसपोर्टेशन नेम तो नहीं सुनाऊंगा आपको, है ना, सारे सारे, तो बस वही रोड वाले ट्रांसपोर्ट जो रोड पे चलते हैं। नेक्स्ट आता है रेल ट्रांसपोर्ट, ऐसे ट्रांसपोर्ट जो बड़ा सामान लेके जाने में एक जगह से दूसरी जगह तक मदद करते हैं, भारी सामान, वो रेल जैसे ट्रांसपोर्ट होते हैं, उसमें आप रेल को लोगे, ठीक है। और लोग भी जाते हैं हालांकि, क्योंकि लोग भी भारी हैं आजकल, धरती का तो बोझ ही है, आप जैसे हम जैसे नहीं भाई, मैं तो नहीं हूँ, आप जैसे हो, ठीक है। आगे जी, आगे बात करते हैं एयर। एयर जो है ना वो क्या करती है, एयर में कौन कौन से ट्रांसपोर्ट चलते हैं, एरोप्लेन, हेलीकॉप्टर, हवाई जहाज, ठीक है। तो ऐसे ऐसे जो काफी सारे ट्रांसपोर्टेशन है जो हवाई जहाज जैसे चलते हैं आसमान में, तो ये क्यों चलाए हैं, ये इसलिए चलाए हैं लॉन्ग डिस्टेंस को इजीली ट्रेवल करते हैं, मतलब जो लंबी दूरी है उसको आराम से कंपेयर कर सकते हैं कौन, एयर वाले जो व्हीकल है। फिर आता है शिप्स, मतलब ये समुद्र में चलने वाले या जो पानी में चलने वाले हैं, कार्गो शिप्स वगैरह या बोट वगैरह, नाव वगैरह, है ना। तो ये सारे किस लिए चलाए हैं कि ज्यादा सामान अगर होता है तो शिपमेंट करने के लिए, और कभी कभार ये इंटर स्टेट भी आउटर स्टेट भी करते हैं, एक कंट्री से दूसरी कंट्री हो गया, एक जगह से दूसरी जगह हो गया, तो बड़ी बड़ी जगह भेजना है, वहां पे कोई झील है, नाव है, तो शिपमेंट में, सीज में काम आते हैं बोट्स वगैरह, ठीक है। अगला आता है पाइपलाइन। पाइपलाइन कौन सा ट्रांसपोर्टेशन माध्यम है भाई, अगर आप पोटी करने बैठते हो, बाथरूम में बैठते हो, तो पाइपलाइन बिछती है ना, तो वो ट्रांसपोर्टेशन माध्यम होती है, एक जगह से दूसरी जगह चीजें पहुंचाने में, ठीक है। और साथ ही साथ पाइपलाइन का यूज होता है गैस में, अगर मान लो कोई भी गैस कनेक्शन है, तो ये भी ट्रांसपोर्टेशन के हम माध्यम पढ़ रहे हैं। तो ट्रांसपोर्टेशन में हर एक वो चीज आएगी जो एक जगह से दूसरी जगह किसी को लेके जा रही है, तो गैस लाइन हो गया, ठीक है, सिलेंडर हो गया, पाइपलाइन हो गया, तो ऐसी चीजें भी आएंगी उसमें, ठीक है। फिर आता है मल्टी मोड। मल्टी मोड मतलब जो हर चीज कर सकता है, वो ट्रेन वाला काम भी कर लेगा, ट्रांसपोर्ट का भी कर लेगा, लोगों को भी छोड़ देगा, हवाई जहाज का भी कर लेगा, तो मल्टी मोड ट्रांसपोर्ट्स कहते हैं इनको, ठीक है, मल्टी मोड। तो हमने देख लिया मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्टेशन, फंक्शन क्या क्या होते हैं वो सीख लिए। अब हम सीखेंगे स्टोरेज। हमने ऊपर पढ़ा था कि हम पढ़ेंगे फिजिकल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ गुड्स, गुड्स के अंदर जो ट्रांसपोर्टेशन का पार्ट था, फिजिकल डिस्ट्रीब्यूशन वो पढ़ चुके हैं। अब हम वो पार्ट पढ़ने वाले हैं जिसमें माल को इकट्ठा करते हैं, इकट्ठा करके रखा जाता है, ठीक है भाई। हाँ जी, तो माल को अब हम वो पार्ट पढ़ेंगे जिसमें इकट्ठा करके रखा जाता है, कोई स्टोरेज होगा, कोई वेयर हाउस होगा, वो। तो स्टोरेज और वेयर हाउस का मतलब क्या होता है, देखो, स्टोरेज हर किसी की वो जगह जहां पर वो सामान रखे, कोई स्पेस खाली जहां पे कुछ सामान रखा जा सके, वो स्टोरेज होता है। वेयर हाउस थोड़ा सा बड़ा होता है उससे, जहां पे बड़ी सामान को रखा जा सके। आपके घर में भी आप स्टोरेज बना के रख चलते होंगे, जैसे कपड़े हैं, कपड़ों को ऐसा तो नहीं है पोचे की तरह रख रखा, जमीनों पे पोचे लग रहे हैं उसके मारे जा रहे हैं, ठीक है, गीले कपड़े लगा लगा झटक झटक के पोचे मारे, नहीं भाई। कपड़ों को एक कबर्ड में रखते होंगे, एक तय करके बक्से में रखते होंगे, किसी का कपड़े का गट्ठर होगा कपड़ों का, उसमें डालता हुआ, प्रेस करता हुआ, तो इसका एक स्पेस है, स्टोरेज जगह बनाई है ना आपने, तो उसको बोलते हैं स्टोरेज एंड वेयर हाउस, बस इसी को बोलेंगे बस। आगे लिखा है इट इन्वॉल्व्स द सेफ, देखो क्या लिखा है, सेफ, कोई भी एक सेफ लॉकर जगह, पर्टिकुलर एक स्पेस एम्प्टी जिसमें वो चीज रखे। आगे लिखा है एंड ऑर्गेनाइज्ड स्टोरेज, एक ऑर्गेनाइज्ड, एक व्यवस्थित जगह जहां पर चीजों को रखा जा सके। क्या है, ऑफ गुड्स, प्रोडक्ट्स एंड मटेरियल यूनिट्स, किस किस को रखा जा सके, गुड्स को भी, प्रोडक्ट्स को भी, मटेरियल यूनिट्स को भी। जैसे आप खुद को ही रहने के लिए घर बनाते हो, एक स्टोरेज ही तो है वो, एक पिंजरा ही तो है जिसमें आप रह रहे हो, पिंजरे में रह रहा है भाई तू, चूहा है क्या, ठीक है भाई, मैं नहीं रहता, मैं घर में रहता हूँ, ठीक है। तो हम बात कर रहे हैं यहाँ पे प्रोडक्ट्स की, स्टोरेज की, एक ऐसी जगह जहां पर आप रखा जा सके कुछ भी। आगे लिखा उसके बाद यूज्ड, दे आर नीडेड फॉर डिस्ट्रीब्यूशन और कंजप्शन। क्या रहा है कि एक ऐसी जगह जहां पर माल को स्टोर कर सके। स्टोर किसके लिए करना है, स्टोर इसलिए करना है कि आने वाले टाइम पे हम ही लोग उसको डिस्ट्रीब्यूट कर सके, बांट सके, या खुद के लिए कंजप्शन कर सके, खा सके, ठीक है। अभी मान लो मैं 10 किलो चने ले आया, चने से आ जाए मम्मी, मम्मी
एक वो वाले मसाले वाले चने मंगा लेना, मैं खाऊंगा। हाँ तो मैंने तो अपनी डिमांड बता दी भाई, तुम भी बता दियो। हाँ तो हम बात कर रहे थे कि हम डिस्ट्रीब्यूशन और कंजप्शन देख रहे हैं। कंजप्शन में हम उस चीज को खा भी सके। मान लो मैं 10 किलो चने ले आया, एक दिन में तो नहीं खा पाऊंगा, है तो नहीं मेरी शरीर में इतनी जान, तो इसलिए मैं क्या करूँ, कंजप्शन करने के बाद उसको रख दूंगा, और रख दूंगा कि एक स्टोरेज में बना के, और स्टोरेज से मैं बाद में निकाल के जब मेरा मन करेगा मैं उसको खा सकूं, तो मैं क्या करूंगा, स्टोरेज बना दूंगा उसका। ठीक है भाई, अब हम पढ़ने वाले हैं एडवांटेजेस ऑफ वेयर हाउसिंग। वेयर हाउसिंग के एडवांटेजेस क्या क्या होते हैं, फायदे क्या होते हैं वेयर हाउस बनाने के। पहला फायदा, इन्वेंट्री मैनेजमेंट हो जाती है अच्छी खासी। ये तीसरी बार आ गया भाई लो जी, अब मत पूछना है क्यों आया बार बार, तीसरी बार आ गया भाई इन्वेंट्री मैनेजमेंट। 1 2 3, अब रट जाएगा 6 पॉइंट। क्रॉस डकिंग, क्रॉस डकिंग मतलब होता है कि जब आप देखते हो, आपने मान लो एक चने का डब्बा बनाया था, आपकी मम्मी चने लाई 10 किलो उसमें डाल दिए, बंद कर दिया, पैक हो गया। पापा रात को ध्यान नहीं रखा, पापा भी मम्मी के बोलने पे 10 किलो चने और ले आए, तब आप क्या करोगे, वो पहले वाले 10 किलो चने और जो अब लाए हैं उसको एक तीसरे डब्बे, बड़े डब्बे में, ड्रम में रखोगे 20 किलो चनों को। तो वो क्या कर रहे हो, क्रॉस डकिंग, एक डब्बे से खाली करके अब उसको बड़ी जगह शिफ्ट कर रहे हो, उसको क्रॉस डकिंग कहते हैं। ट्रांसफर ऑफ गुड्स वन मीडियम टू नेक्स्ट मीडियम या अनदर मीडियम। ठीक है भाई, क्रॉस डकिंग कहलाता है वो। वैल्यू एडेड सर्विसेज, वैल्यू एडेड सर्विसेज मतलब होता है कि जब भी आप कोई चीज स्टोरेज में रखते हो तो उन सर्विसेज को रखते हो जो कीमती हो। अभी मान लो मेरे को कुछ चीज संभाल के रखनी है इस टाइम पे, तो मैं क्या रखूंगा, एक मार्कर, एक बोर्ड, अपने कपड़े लगते हैं, ये संभाल के रखूंगा। और क्या चीज संभाल के नहीं रखूंगा वो है, जैसे कि मान लो मेरी स्लीपर्स है पड़ी है, ऐसे की चप्पलें, ठीक है, कौन इन चोर आके लेके जाएगा, बस को मैं यूज करता हूँ, पोटी में 2 बार जाता हूँ लेके से, तो कोई यूज नहीं करेगा ऐसे अनयूजुअल चीज। तो वैल्यू एडेड सर्विसेज को ही स्टोरेज में रखा जाता है जो कीमती हो। ठीक है, मुझे ये नहीं समझ आ रहा आपको क्यों रखा गया घर में, कीमती तो बेटा आप भी नहीं हो। ठीक है, हाँ जी, तो आगे बात करते हैं सीजनल डिमांड की। सीजनल डिमांड क्या होती है, सॉरी मैं मजाक कर रहा हूँ। सीजनल डिमांड ये होती है कि ऐसी डिमांड जो सीजन पे होती है, जैसे कि आपके घर में ना आपके घर में अभी गर्मी है, अभी आप लोग मेरी वीडियो देख रहे हो तो गर्मी के कपड़े पहन के देख रहे हो। जैसे मैं इस टी शर्ट को पहन के आ रहा हूँ साल भर से ऊपर ही हो गया शायद, हर वीडियो में मेरी यही आ रही है मोस्टली, है ना, आ रही है ना, कमेंट कर देना क्या नाम है इसका, मैंने बताया जिस मैं याद मेरे को पता चल जाएगा, अगर किसी ने नाम कमेंट सही करा तो पता चल जाएगा, मेरे पुराने लेक्चर देखता है। मैं इसमें इसका नाम नहीं बताऊंगा, कंपनी का नाम बताओ जिसको याद है। तो देखो भाई, सीजनल डिमांड क्या होता है कि गर्मी के सर्दी के कपड़े सबके घरों में होते हैं। अभी आप गर्मी के पहन रहे हो और सर्दी के स्टोरेज में रखे हुए हैं, और सर्दी आएगी तो गर्मी के स्टोरेज में होंगे और सर्दी के आपके ऊपर चढ़ जाएंगे। यहाँ पे मफलर वफलर हाथी के, मतलब हाथी के कह दिया, हाथ के कपड़े वगैरह ये सब आपको चढ़ जाएंगे। ठीक है, सीजनल डिमांड बोलते हैं इसे। जब मेरी वीडियो आप ये देखोगे, दिसंबर में आपका एग्जाम है, और दिसंबर में जब आप देखोगे तो हो सकता है मफलर लगा के देख रहे हो, और जब मैं रिकॉर्ड कर रहा हूँ तो मैं टी शर्ट में रिकॉर्ड कर रहा हूँ, क्योंकि इस समय समर चल रहा है, सितंबर है, अभी सितंबर है, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, 3 महीने पहले मैंने आपके लिए सीरीज बना दी। कितना अच्छा काम कर रहा हूँ ना, अच्छा काम। वीडियो को लाइक क्यों नहीं कर रहे, लाइक शेयर सब्सक्राइब करते रहो, नोट्स खरीदने के लिए कॉन्टैक्ट करते रहो, पैसे भी आना चाहिए ना साथ साथ। सीजनल डिमांड है भाई। नेक्स्ट, सीजनल डिमांड हो गई पूरी। अब हम बात कर रहे हैं काइंड्स ऑफ वेयर हाउसिंग। किस किस काइंड के वेयर हाउस होते हैं, वेयर हाउस के काइंड्स। तो पहला आता है प्राइवेट वेयर हाउस। मैं ना अपना प्राइवेट वेयर हाउस, हमारे घर में 3 बहन भाई, हम तीनों के प्राइवेट वेयर हाउस है, अलग अलग स्टोरेज बना रखी है कि तेरे कपड़े यहाँ रहेंगे, तेरे कपड़े यहाँ, तेरे कपड़े यहाँ, कोई किसी के कपड़े की जगह नहीं छुएगा, ना कपड़े छुएगा। वेयर हाउस प्राइवेट हमने बना लिया। तो अपने जो होते हैं ना प्राइवेट, जो अपने होते हैं, जैसे आप हमारे अपने हो, सब्सक्राइब कर दो ना, अपना तो बोल दिया। तो अगर आप मेरे अपने हो तो मैं क्या करूँ, प्राइवेट जगह दूंगा उनको। ठीक है, जैसे मैंने आपको अपने दिल में जगह दी है, तो इस तरह से प्राइवेट वेयर हाउसिंग होता है। सेकंड आता है पब्लिक वेयर हाउसिंग। ऐसी जगह जिसको कोई भी आगे यूज कर सकता है, पैसे दे देंगे, पब्लिक सुलभ शौचालय जैसी। ठीक है, वेयर हाउस की बात करो, शौचालय तो लगे। तो वेयर हाउस में एक ऐसी जगह जहां पैसे देकर कोई भी यूज कर सकता है, गवर्नमेंट सेक्टर। जैसे आपकी मम्मी ने चप्पलों की जगह किसी की प्राइवेट नहीं बनाई हुई है, चप्पलें गंदी होती है, तो एक प्राइवेट की जगह पब्लिक स्पेस है, मम्मी बोल रही है कि सबकी चप्पलें यही रखी रहेगी, किसी को सेपरेट जगह नहीं मिल रही उसके लिए। ठीक है, नेक्स्ट आता है बॉन्डेड। बॉन्डेड मतलब होता है कि थोड़ा प्राइवेट थोड़ा पब्लिक मिक्स करके दोनों। ठीक है, फिर आएगा ऑटोमेटेड। ऑटोमेटेड मतलब कि आजकल की तो एक लग्जरी जगह आ गई है भाई, हर एक चीज को रखने के लिए एक लग्जरी जगह, एक ऑटोमेटिक जगह। जैसे कि आपका सॉफ्टवेयर है, आपका कोई कंप्यूटर है, पीसी है, आप एक हर फाइल को रखने के लिए, हर एक चीज को रखने के लिए फोन के अंदर एक फोल्डर बना लेते हो। मेरी मूवीज इसमें रहेगी, मेरी वेब सीरीज इसमें रहेगी, और मेरे जो सब्सक्रिप्शन वाले चैनल है वो ये है, और बाकी ये है। आप एक क्या कर रहे हो, सेपरेट जगह दे रहे हो उनको। ठीक है, नेक्स्ट आएगा क्रॉस डकिंग।
क्रॉस स्टैकिंग मैंने चने वाला एग्जांपल बताया था। तुम्हारी मम्मी 10 किलो चने लगे, पापा 10 किलो और ले आए, फिर जब वो चने की ज्यादा भर गई जगह तो तीसरी जगह पे उसको शिफ्ट करा गया। ठीक है, काफी बार ऐसा होता है कि कपड़े भी ज्यादा हो जाते हैं तो मम्मी देखती है थैले में आ नहीं पा रहे, उसको दबा दबा के घुसा रही है तब भी नहीं आ रहे, तो उसको तीसरी जगह किसी नए गट्ठर में या नए थैले में या नए कबर्ड में डालती है। कपड़े ज्यादा हुए हैं तो उसको क्रॉस डकिंग करना होता है, शिफ्ट करते रहते हैं। ठीक है, तो इसको लिख लो आप शिफ्ट, भूल मत जाइए भाई क्रॉस डकिंग का कोई सा। नेक्स्ट हम बात करने वाले हैं इन्वेंट्री कंट्रोल क्या होता है। इन्वेंट्री कंट्रोल, अब हम पढ़ेंगे इन्वेंट्री कंट्रोल, इसके फंक्शन बाद में दिखाऊंगा, तो पहले आप इसको उतार लो। ठीक है, फोटो ले लो भाई, जिसको लेनी है इसकी उतार लो। हाँ, तो उतार लिया। अब हम पढ़ने वाले इन्वेंट्री कंट्रोल क्या होता है। इन्वेंट्री मतलब होता है कि जो भी आपका सामान है, अभी मैंने पढ़ाया था इन्वेंट्री मैनेजमेंट, 10 बार आ रहा था वर्ड इन्वेंट्री मैनेजमेंट, और यहाँ पे भी आया था बीच में इन्वेंट्री मैनेजमेंट। तो इन्वेंट्री मैनेज करना ही कंट्रोल है। तो मैनेजमेंट बताया था, क्या रहा, इट इन्वॉल्व्स मैनेजिंग एंड ऑप्टिमाइजिंग ए कंपनी, मैनेजिंग और ऑप्टिमाइजिंग करना कंपनी के किसी भी चीज को, इन्वेंट्री को। मान लो कोई लहंगे का शोरूम है, कोई पतंजलि की दुकान है, तो पतंजलि के हजारों ब्रांड में, पतंजलि के ब्रांड में ही हजारों आइटम होती है, टूथपेस्ट हो गया, एलोवेरा जेल हो गया, हल्दी मिर्ची नमक पाउडर लहसुन सब कुछ है। अब उनको अलग अलग जगह पे आपको मैनेज करना है। हल्दी इसमें रहेगी, जो फेस वॉश वगैरह हल्दी उधर रहेगी, फेस वॉश, मिल्क वगैरह यहाँ रहेगा, नमक की थैली हमारे रहेगी पतंजलि की। ठीक है, ऑलरेडी सारा ब्रांड पतंजलि का ही है, बट आपको हर एक के लिए स्पेस बनाना है। ठीक है, ऐसा कह रहा है इन्वेंट्री के लिए लेवल टू इंश्योर इफिशिएंट। अब यहाँ पे क्या होगा, जब आप इतना अच्छा मैनेज कर लोगे ना, तब आपको कोई बोलेगा कि भाई नमक की थैली दे दे पतंजलि वाली, तो आपको ढूंढना नहीं पड़ेगा। आप बोलोगे देखो ये इसमें रखी थी, हमने रखी हुई है, सबके लिए एक स्पेस बना दोगे तो आपको ढूंढना नहीं पड़ेगा पूरे जंगल से में उसको। ठीक है, आगे लिखा है ऑपरेशंस में आसानी होती है, मिनिमाइज कॉस्ट होती है, मीट कंज्यूमर डिमांड, कंज्यूमर की डिमांड जल्दी फुलफिल होती है, सेटिस्फाई हो जाएगा कंज्यूमर जब आप उसको फटाफट निकाल के दे दोगे। अब आपने कोई ऐसी जगह पे कहीं रख दिया कोई सामान जो ढूंढना पड़ रहा है, कस्टमर आगे बोल रहा है एलोवेरा जेल दे दो, जब माल आया था गट्ठर में, आपने गट्ठर मारी लात और ये सारे घर ऐसा चला गया और आपने उसमें ढूंढ रखा खजाने में से कि एलोवेरा जेल कहाँ है। तो ये मैनेजमेंट नहीं होता, इन्वेंट्री मैनेजमेंट कर रहे हैं, तो इन्वेंट्री कंट्रोल कर रहे हैं, तो कंट्रोल करो ना, अच्छे से मैनेज करेंगे। ठीक है भाई, हम भी मैनेज करेंगे। पहले आप ये उतार लो, अब इसके बाद में इसको रब करके इसके फंक्शन बताऊंगा, पहले आप इसको उतारो। ठीक है भाई, तो अब हम करवाने वाले हैं भाई इसके फंक्शंस और नीचे करने वाले हैं हम इसके इंपॉर्टेंस। तो मैंने बताया था कि इन्वेंट्री मैनेजमेंट की डेफिनेशन क्या होती है, इन्वेंट्री मैनेजमेंट हमने पढ़ लिया। ठीक है, अब हम इसके फंक्शन और इंपॉर्टेंस करने वाले हैं। तो अभी जो मैंने बताया था आपने वो आई होप उतार लिया होगा, नहीं तो थोड़े से वीडियो को पीछे स्किप करें, रिवाइंड करें, फिर जाके आप उतार लें। तो अब हम पढ़ेंगे फंक्शंस क्या होते हैं। तो भाई इन्वेंट्री कंट्रोल कर रहे हैं हम, सामान को कैसे कहाँ कब क्या रखा जाता है, तो वो इन्वेंट्री क्या कर रहे हैं, कंट्रोल कर रहे हैं। तो अभी तक तो आप लोगों ने मान के चलेंगे कि इन्वेंट्री कंट्रोल करी नहीं, आप लोगों के घर में भी सामान जो है वो मम्मियां मैनेज करती होगी, आप लोगों की मम्मियां मैनेज करती होगी। तो यहाँ पे अगर मान लो सामान रखा है, आपका रूम है, ठीक है, रूम में अब इसमें सामान रखा हुआ बहुत सारा, तो यहाँ क्या रखा है, 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 तो ये सारी चीजें जो है कौन मैनेज करता है घर में, कोई मम्मी मैनेज कर रही है, कोई पापा मैनेज कर रहे हैं, आप लोगों को तो नहीं पता। आप लोग आओगे, जूता उतारोगे, जूता उतार के फेंक दोगे, यहाँ गया जूता और यहाँ जगह थी तो आप यहाँ वाले में डाल रहे हो, तो मम्मी क्या करेगी, बाद में देखेगी यहाँ पड़ गया, चलो मैं उठा के यहाँ से यहाँ कर दूंगा। तो ये इन्वेंट्री मैनेजमेंट या इन्वेंट्री कंट्रोल होता है। तो ये मैंने छोटे लेवल पे बताया, मगर इसको चाहे वर्ल्ड वाइड लेवल पे देख लो, चाहे इंटरनेशनल लेवल पे देख लो, भाई इन्वेंट्री कंट्रोल होता यही है एक्चुअल में। इन्वेंट्री कंट्रोल बस यही है, इससे ऊपर नहीं है। अब इसके फंक्शन पढ़ लो। फंक्शन में लिखा है डिमांड फोरकास्टिंग, कुछ ऐसी चीजें होती हैं कि जिसकी डिमांड फ्यूचर में पड़ने वाली है, उसको कहाँ मैनेज करके चलना। जैसे कि अभी बच्चा छोटा है, किसी के 10 साल की उम्र के कपड़े खरीदिए, मगर बच्चा 3 साल का है, तो वो 10 साल की उम्र के जो कपड़े हैं वो बड़े हैं, तो वो कपड़े जो बड़े हैं वो कहाँ पे यूज होंगे, कहाँ यूज होंगे, वो फ्यूचर में यूज होंगे। तो ये बॉक्स बना दिए फ्यूचर का, तो ये फ्यूचर वाला बॉक्स में डाल दिए। अगला है ऑर्डर प्लेसमेंट, ऐसे ऑर्डर जिनको मंगा लिया है बट अभी नीड नहीं है, ऐसे ऑर्डर जिनको मंगा लिया गया है बट उसकी नीड नहीं है, तो ये ऑर्डर प्लेसमेंट, ऐसे ऑर्डर यहाँ आएंगे। मम्मी ना ऐसे सारी चीजें मैनेज करके दे देती है, तो घर में भी बहुत सारी चीजें होती है जिनको ऐसे ही मैनेज किया होता है। आप देखोगे कोई चीज ऐसे होगी आपके घर में भी जो अभी जरूरत नहीं है, बाद में जरूरत पड़ेगी, उसको एडवांस में लेके रख रखा है, ऑर्डर प्लेसमेंट करी हुई है। स्टॉक ट्रैकिंग, स्टॉक ट्रैकिंग मतलब होता है, देखो जो बड़ी कंपनियां होती है वो करती है स्टॉक ट्रैकिंग,
और जो छोटे छोटे दुकानदार लाला बनिया लोग होते हैं तो वो स्टॉक ट्रैकिंग को ही क्या बोलते हैं, स्टॉक ढूंढना। मतलब कि वो लोग अलग अलग से बॉक्स बना देंगे, दाल चीनी अरहर उड़द सब चीजों का बॉक्स बना होगा। आप वहां से ढूंढोगे कि अरहर की दाल ये रखी है, इसकी दाल ये रखी है, इसकी दाल ये रखी है। तो दुकानदार क्या करेगा, इस तरह का, उसको स्टॉक ट्रैकिंग बोलते हैं। और हर एक जो होता है बॉक्सेस, उसके ऊपर एक नेम प्लेट या बोल सकते हो चिट लगा देगा, ताकि आप पहचान सको कि कौन सा स्टॉक क्या है, कौन सा कहाँ स्टॉक रखा है, वो चीजें। अगला आता है सेफ्टी स्टॉक। आपने जो भी स्टॉक रखा हुआ है, जितने भी गोडाउन में, ये गोडाउन है, इसमें कम से कम मैंने 12-15 डब्बे बनाए हैं, तो हर एक डिब्बे में जो सामान रखा है उसकी सेफ्टी भी होनी चाहिए। कुछ मान लो आपने आटे जैसे सामान इसमें रख दिया, आपने इसमें फ्लोर रख दिया, इसमें दाल रख दी, इसमें चीनी रख दी, तो ये क्या है, चूहे वगैरह काट देते हैं। तो स्टॉक की सेफ्टी भी होनी चाहिए। टाइम टू टाइम निकाल के एक बार देखना भी पड़ता है, उसको साफ भी करना पड़ता है कि सामान गंदा हो रहा है या सामान साफ हो रहा है, वो चीज। आगे आता है क्वालिटी कंट्रोल। आपकी ना इन्वेंट्री कंट्रोल जो है वो क्वालिटी कंट्रोल करने में भी हेल्प करता है। अभी मान लो आपने जो पहले दाल मंगाई थी, वो दाल मंगाई थी किंग ब्रांड की, अब दाल जो दूसरी आ रही है वो क्वीन ब्रांड की आ रही है। तो ब्रांड ही जो देखना पड़ता है कि क्वालिटी कौन सी है। भाई हमने जब इसमें पहले दाल रखी थी तो किंग की रखी है, तो किंग की दाल कहाँ आएगी, क्वीन वाली दाल कहाँ आएगी। और इन्वेंट्री जब आप मैनेज कर रहे हो तो दाल का सेम ब्रांड कहाँ आएगा, ठीक है। और कभी कभार क्या होता है, इनका वेट अलग होता है। कुछ लोगों को सीधा 5 किलो का फ्लोर चाहिए होता है, 5 kg का आटे की बोरी होती है, 5 किलो से चालू होती है, फिर आती है 10 किलो की, 10-10 किलो के आटे के, आशीर्वाद का आटा, शक्ति भोग का आटा, ब्रांड है अलग अलग। इसी तरह से और भी आती है जिसमें 20 किलो 30 किलो सीधा 50 किलो 100 किलो के आटे के गट्टे। तो सबको ब्रांड अगर सेम होगा तो अलग अलग इन्वेंट्री में रखना पड़ेगा, ठीक है भाई। अगला आता है इंपॉर्टेंस ऑफ इन्वेंट्री कंट्रोल। इन्वेंट्री कंट्रोल जो होती है उसका इन्वेस्टमेंट, यहाँ लिखा है इंपॉर्टेंस ऑफ इन्वेंट्री कंट्रोल। इसके फायदे क्या है, तो अगर आप ये सब चीजें बना के चलोगे तो फायदा क्या होगा। पहली बात तो मम्मी ने जूता या जूते वाले बॉक्स में डाला था, अब आपने जूता वहां फेंका था, अब सुबह जूता ढूंढोगे तो जूता कहाँ मिलेगा, बॉक्स में मिल जाएगा। तो ये फायदा होता है कि ढूंढने में आसानी होती है। एक तो कॉस्ट रिड्यूशन होता है, पैसा कम लगता है, खर्चा कम लगता है। अब अगर आप इस तरह से मैनेज कर लोगे ना तो ढूंढने में बंदे नहीं लगेंगे, अलग से लाने नहीं पड़ेंगे, हर एक बंदे को पता होगा कि ये सामान यहाँ रखा है, ठीक है। तो कॉस्ट कंट्रोल होगी, कस्टमर का सेटिस्फेक्शन होगा, क्योंकि कस्टमर को टाइमली सामान मिल जाएगा ना, ढूंढना नहीं पड़ेगा ज्यादा, टाइम टू टाइम उसको अपना सामान मिल जाएगा। उसने बोला दाल चाहिए, दाल भाई इसमें है, सेकंड वाले में। आपको चाहिए चीनी, चीनी इस वाले में, जूते इस वाले में, फ्यूचर के लिए जो रखा है वो यहाँ है। आपको हर चीज माइंड में बैठ जाएगी। थोड़ा टाइम ऐसा होगा कि कस्टमर अपने आप सेटिस्फाई होगा। ऑप्टिमाइजेशन प्रोडक्शन, आपका जो प्रोडक्शन है ऑप्टिमाइजेशन है, आपका प्रोडक्शन डेवलप होता रहेगा, क्वालिटी डेवलप होती रहेगी, आपका माल बढ़ जाएगा। हो सकता है आपको इन्वेंट्री मैनेज करने के लिए ऑप्टिमाइज करना पड़े, आपको अपने जो शेल्फ है वो और ज्यादा लेने पड़े, क्योंकि आपको क्या करना है भाई, आपको सारी क्वालिटी मेंटेन करनी है, ठीक है। तो आपको और ज्यादा लगेंगे वो। उसके बाद आता है इफिशिएंट ऑपरेशन। आपका ऑपरेशन जो है वो इफिशिएंट होता है, मतलब ऑप्टिमाइजेशन बोल सकते हो या कस्टमर सेटिस्फेक्शन बोल सकते हो या बोल सकते हो इफिशिएंट, तीनों सेम ही मीनिंग निकालते हैं, ठीक है। रिस्क मिटिगेशन मैंने आपको बताया था थोड़ी देर पहले कि आपको यहाँ पे कुछ चीजों को लेकर रिस्क होता है, ठीक है। वो रिस्क जो है यहाँ पे इन्वेंट्री अगर आप कंट्रोल करके चलते हो तो वो खत्म हो जाता है, ये इंपॉर्टेंस है, ठीक है। तो हमने पढ़ा फंक्शंस और इम्पोर्टेंस, और इसी के साथ साथ हमारा जो चैप्टर है डिस्ट्रीब्यूशन जो है, पूरा डिस्ट्रीब्यूशन चैनल हमारा फिजिकल डिस्ट्रीब्यूशन वो कंप्लीट होता है यहाँ पे। आई होप वीडियो अच्छा लगा, लेक्चर अच्छा लगा और आपको सारी चीजें क्लियर हो गई हो। अगर किसी का कोई डाउट है तो नीचे कमेंट में ड्रॉप कर देना, और अगर किसी को नोट्स बाय करने हैं तो नोट्स के लिए कॉन्टेक्ट नंबर ये रहा, इस पे आप मैसेज करो चाहे कॉल करो, कॉल कम करना मैसेज ज्यादा करना। व्हाट्सएप पे मैसेज ऑलरेडी जल्दी देख लेते हैं, मतलब कॉल के मुकाबले, कॉल ज्यादा पिक नहीं करते भाई, मेरा ही नंबर है। कॉल करना चाहिए, कॉल मत करना, सॉरी मैसेज करना। नोट्स को इजीली बाय कर सकते हो, मैसेज करो कि नोट्स परचेज करने में आपको डिटेल्स बताऊंगा सामने से, और आप वहां से नोट्स को इजीली सॉफ्ट कॉपी में बाय कर सकते हो। सारे नोट्स होंगे, सारे चैप्टर होंगे, जो इसमें कराए वो भी, जो नहीं आने वाले हैं ना, जो फ्यूचर में कराने वाला हूँ कल परसों लेक्चर, वो भी सारे उसमें होंगे। और बाकी आप देख सकते हो चैप्टर कंप्लीट हो गया। मैं मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में नए लेक्चर के साथ। अब इसको आप उतार लो, अभी के लिए इतना ही, एंड थैंक यू।